क्लास 7th जियोग्राफी का चैप्टर है वाटर। और जो चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर 1, उसमें हमने आपको क्या बताया था कि बायोस्फीयर 3 स्फीयर से मिलकर बनता है। कौन कौन से? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर वाला पार्ट तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं क्लास 7th में, ठीक है। चैप्टर 2 और 3 में आपने लिथोस्फीयर को समझा, चैप्टर 4 में आपने एटमॉस्फेयर को समझा। अब चैप्टर 5 जो है वाटर के बारे में, वाटर इज इक्वल टू हाइड्रोस्फीयर। वाटर है क्या चीज? वाटर एक तरह से अगर आप देखो तो एक लाइफ सपोर्टिंग यूनिट है, ठीक है। कि पानी कितना जरूरी है, हम पी रहे हैं, प्लांट्स को पानी देना है, क्योंकि प्लांट्स को पानी देंगे तभी हमें खाना मिलेगा, क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारे जो दूसरे पर्पस है, वॉशिंग वगैरह, इन सारी चीजों के लिए हमें क्या पानी की जरूरत रहती है। तो वाटर एक बहुत बेसिक एसेंशियल यूनिट है लाइफ का। अब अगली चीज क्या है कि वाटर कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। लेकिन पानी ओरिजिनेट कहां होता होगा? सोचा है कभी कि वाटर कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। लिथोस्फीयर भी हो गया यहाँ पे, एटमॉस्फेयर भी हो गया और ओशियंस, हाइड्रोस्फीयर भी। तो पानी एक ऐसी चीज जो तीनों स्फीयर्स में घूमता रहता है, जमीन में भी है, हवा में भी है पानी, और पानी जहां दिख रहा है नदी में, समुद्र में, वहां भी है, ठीक है। तो हमने पानी नदियों में देखा, नदियों में कहां से पहुंचा? सवाल ये आता है, बारिश हुई, चलो बारिश से नदी में पानी पहुंच गया। बारिश कहां से हुई है? तो क्लाउड से हुई है। क्लाउड्स में पानी कहां से आया? तो यूजुअली हम क्या बोलते हैं कि पानी हर जगह देखने को मिल रहा है। एक थोड़ा सा गड्ढा था, उसमें पानी था, वहां नाव चलाई, अब दोपहर तक वो पानी पूरा गायब हो गया, वहां से कहां गया? तो जमीन पी गई पानी कुछ तो, और कुछ तो सूरज दादा पी गए, ठीक है। तो कुछ पानी इवेपोरेट हो गया। क्या कि वाटर कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स फॉर्म, तो वो अपनी फॉर्म बदलता रहता है। चेंजेस इट्स फॉर्म यानी कि पानी आपको कभी वाटर वेपर के फॉर्म में दिखेगा। मतलब जैसे अभी मैं बोल रहा हूं यहां पे पानी है, दिखा आपको? मुझे भी नहीं दिखा, लेकिन पानी है। मतलब यहाँ क्या है? मॉइस्चर है। मॉइस्चर में क्या होता है? वाटर वेपर्स ही तो होती है, तो वो वाटर वेपर्स है। तो गैस के फॉर्म में भी देखने को मिल गया आपको वाटर, ठीक है। तो जैसे अब ये इवेपोरेट हुआ, तो अभी ये वाटर यहाँ पे ये है, मतलब वाटर क्या है? गैसियस फॉर्म में। फिर वो क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस ही है क्लाउड में। फिर क्या होगा? जब वो वाटर ड्रॉपलेट बनेगा तो लिक्विड बन गया, वो वाटर ड्रॉपलेट से फिर वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बारिश। तो पानी का दूसरा फॉर्म क्या हो गया? लिक्विड हो गया। अब मान लीजिए वो पानी क्या है? पहाड़ों पे गिरता है और बर्फ बन जाती है, तो वो सॉलिड भी बन जाता है, बर्फ हो गया। तो वाटर एक ऐसी चीज है जो अलग अलग फॉर्म में रहता है, ठीक है। वाटर कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स फॉर्म, और ये फॉर्म अपने बदलते ही रहता है। जो बर्फ बना है वो पिघल के पानी भी बनेगा, लिक्विड भी बनेगा, सॉलिड से लिक्विड बन गया, और वो लिक्विड जो बना है वो तय है कि इवेपोरेट होकर गैस भी बनेगा वो, ठीक। तो वाटर कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन, कहां कहां सर्कुलेट करता है? ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। ये सर्कुलेट करता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। तो इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। क्या होती है वाटर साइकिल? तो दी सन्स हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। ये जो पानी आप देख रहे हैं, तो सन की हीट के कारण को इवेपोरेट होकर क्या बनेगा? वाटर वेपर बनेगा। अब वही वाटर वेपर कूल्स डाउन, ठंडी होती है वाटर वेपर्स, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड। तो कंडेंस होने के बाद में क्लाउड बना लेती है वाटर वेपर, ठीक है। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन लैंड, ठीक है। फिर वो क्लाउड बनने के बाद में क्या होगा? वो जमीन पे गिरेगा पानी। अब क्लाउड बनने के बाद में वो पानी जब जमीन पे गिर रहा है, तो वो क्या हो गया? रेन के फॉर्म में जमीन पे आ गया। अब वो जमीन पे आया तो ऑन लैंड और सी, या फिर समुद्र में गया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लिट। रेन, स्नो और स्लिट, ये मैंने आपको बताया था 3 तरह के क्या है? प्रेसिपिटेशन है। पानी ऊपर से कुछ भी नीचे गिरा है तो वो स्नो के फॉर्म में, हेल स्टॉर्म, ओलो के फॉर्म में गिर सकता है, बारिश के फॉर्म में गिर सकता है। अब ये वापस से वेपर बन जाएगा, तो इस साइकिल कंप्लीट हो गई। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी क्या होगा? इवेपोरेट हो जाएगा। तो एक ये साइकिल बन जाती है, वाटर साइकिल, ठीक है। तो वाटर साइकिल में क्या हो रहा है? वाटर जो अपना फॉर्म चेंज करता रह रहा है, वो तीनों जगह घूम रहा है, एटमॉस्फेयर में भी, हाइड्रोस्फीयर में भी, लिथोस्फीयर में भी। लिथोस्फीयर में कैसे? तो ग्राउंड वाटर जो होता है, पानी जमीन के अंदर भी है, ठीक है। तो पानी मैंने आपको बताया वाटर साइकिल के चलते क्या होता है? समुद्र में है, वाटर वेपर बनेगी, वापस प्रेसिपिटेट हो जाएगी, वापस वाटर वेपर बन जाएगी। तो वो साइकिल चलता ही रहता है। जिस पानी से आज आपने नहाया है, नदी नालियों के थ्रू होते हुए ओशियंस में चले आएगा, ओशियंस में इवेपोरेट होगा, और वही पानी कल को कहीं किसी दूसरे देश में किसी के यहां बारिश बन के गिर जाएगा। पानी का भी अपने अंदर ही एक साइकिल चलता रहता है। तो यही वाटर साइकिल, द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्टेड टुडे। तो एक साइकिल में काम चलता रहता है। The major sources of fresh water are river, ponds, springs, glaciers। तो रिवर जो हो गई, तालाब जो हो गए, पॉन्ड्स हो गए, तलैया हो गई छोटी छोटी, ठीक है, ठीक है। तो स्प्रिंग्स हो गया, ग्लेशियर्स। तो ये फ्रेश वाटर का सोर्स है। फ्रेश वाटर का सोर्स कैसे है? कि यहां से जो पानी मिल रहा है आपको, तो आप इसे पी सकते हैं, पीने योग्य पानी है, ठीक है। ग्लेशियर्स से नदी में पानी जो आता है तो एकदम प्योर फॉर्म रहता है वो। और फिर इसके अलावा पानी कहां देखने को मिलता है? तो बोलते सबसे ज्यादा पानी तो समुद्र में है, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो दी ओशियन बॉडीज एंड दी सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। लेकिन वहां पे ओशियन बॉडी और सीज, तो यहां पे जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है। सवाल, सॉल्टी क्यों होता है? देखो, सॉल्ट पहुंचा कहां से, ये भी सवाल है एक मन में, ठीक है। तो क्या होता है कि ये पहाड़ है, इस पहाड़ पे से एक नदी निकली, वो नदी क्या कर रही है? पत्थरों से टकरा रही है, तोड़ते फोड़ते सारी चीजें करते आ रही है। अब जब वो नदी प्लेन एरिया पे पहुंचती, प्लेन एरिया से फिर जाके कहां मिलेगी वो नदी? समुद्र में जाके मिलेगी नदी, ठीक है। वो नदी समुद्र में जाके तय है मिलना है।
अब नदी जब समुद्र में जाके मिलेगी तो वो अपने साथ क्या लेके गई है, ये जो पहाड़ को तोड़ा है ना उसने, मतलब जगह जगह टकराई है, तो अपने साथ मिट्टी के कण भी लेके गई होगी, कुछ सॉल्ट पार्टिकल्स लेके गई होगी। परफेक्ट। अब वो सॉल्ट पार्टिकल्स जाके डिपॉजिट कहां हो जाएंगे, ओशियन के अंदर डिपॉजिट हो गए। अब क्या होता है, इवोपरेशन जब होगा, ठीक है, तो जो पानी लेके आई थी, पानी तो इवोपरेट हो गया, लेकिन वो सॉल्ट तो वहीं रह गया। अब ये 1 साल हुआ और नदी हर साल ऐसे ही पानी लाएगी, हर साल सॉल्ट लाएगी वैसे ही, तो ये लाखों साल से जब चल रहा है, पानी जो आता है तो उसके अंदर क्या रहता है, सॉल्ट कंटेंट रहता है। वो पानी जब समुद्र में जमा हो जाता है और जब इवोपरेशन होता है तो सॉल्ट वहीं रह जाता है, पानी चले जाता है। अब वो सॉल्ट 10 लाख साल रह गया, तो क्या होगा कि धीरे धीरे सॉल्ट कंटेंट बढ़ने लगेगा ओशियंस में। ओशियंस में सॉल्ट कंटेंट बढ़ा कि ओशियंस का पानी कैसा लगने लगेगा, सी का पानी कैसा लगने लगेगा, सॉल्टी लगने लगेगा। एज सिंपल एज दैट। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इस कारण से ओशियंस में पानी जो होता है वो सॉल्टी होता है। ठीक है, तो नमक कैसे निकलेगा, दिखती बात है, आप समुद्र का पानी ले आइए, इवोपरेट कर दीजिए, पानी इवोपरेट होने के बाद में जो बचेगा वो क्या रह जाएगा, सॉल्ट। ये सारी प्रोसेस होती है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। अब जब वाटर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पहला सवाल ये उठता है कि कहां है, कितना है, कैसा है। तो अब हम वही पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस मतलब लैंड पार्ट तो कितना है, 1/4 है, बाकी 3/4 तो पानी ही पानी है, फिर तो बल्ले बल्ले होना चाहिए। ठीक है, इतना सारा पानी है हमारे पास में, फिर भी हम क्या बोलते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं वाटर स्कैरसिटी, पानी बचाओ। ये जो क्वेश्चन उठता है, देन व्हाई देयर इज वाटर स्कैरसिटी, व्हाई वी आर ऑलवेज टोल्ड टू सेव वाटर, उसके पीछे कारण है। आपको पानी दिख जरूर रहा है, लेकिन ये पानी सारा का सारा काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉट ऑल दी वाटर ऑन अर्थ इज अवेलेबल टू अस, हमारे यूज के लिए नहीं है सारा पानी। बाकी जो पानी है वो क्या, एक तरह से वेस्ट है, एक भी बूंद पानी पीने के लिए नहीं है, बाकी सब दूर पानी पानी है। जो 3/4 ऑफ दी अर्थ सरफेस आपको दिख रहा है कि हाँ पूरा पानी से कवर्ड है, तो ये पानी पूरा हमारे यूज में नहीं है, बहुत स्कैरसिटी है पानी की। क्यों? क्योंकि जितना पानी दिख रहा है पूरा क्या है, सलाइन है। पूरा सलाइन मतलब कितना है देखो, तो दी फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। ये परसेंटेज में आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि हाउ वाटर इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो 3/4 आपको जो एरिया दिख रहा है ना, उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं कि ओशियंस जो है, तो 97.3% जो हमारा पानी हमें दिखता है, मतलब अर्थ पे जितना भी पानी है उसका 97.3% क्या है, सलाइन वाटर है। गई भैंस पानी में, पूरा पानी कैसा है, सलाइन है मान के चलो। मात्र 2.7% पानी हमारे यूज के लिए। और सुनो, अभी रुको, ठीक है, तो अब क्या है, 97.3% तो सलाइन हो गया, तो गया काम से। फिर उसमें भी क्या है, जो 2.7 बचा है, तो 2.7 में से भी 2.0% पानी जो है हमारा वो आइस कैप्स में दबा हुआ है। ठीक है, 97 और 2 ये हो गया, 99 हो गया। तो 2% जो है हमारा पानी वो आइस कैप्स में, अंटार्कटिका में दबा हुआ है बर्फ के नीचे, और वो बर्फ पिघल के कहां जाएगा, वो तो समुद्र में ही जाना है पानी। ठीक है, उसके बाद में कुछ हिमालय वगैरह पे, कुछ दूसरे माउंटेन्स पे जो है, पोल्स पे है, तो वो पानी शायद हमारे यूज में आ सके आइस कैप का। बाकी आइस कैप क्या है, वो समुद्र में ही जाएगी मेल्ट होके। तो 99.3 गया एक तरह से। चलो कुछ अपने को मिल भी जाएगा हिमालय वगैरह का, तो ये एक तरह से बोनस हो गया। अब देखो 0.7% वर्ल्ड में जितना भी पानी है उसका सिर्फ 0.7 पानी हमारे लायक है, मतलब हमारे यूज में लिया जा सकता है। देखो उसमें भी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है कि ग्राउंड वाटर जो है तो 0.68 उसमें से क्या चलेगा, ग्राउंड वाटर, मतलब सारा जमीन के नीचे है। 0.68 कहां है, जमीन के नीचे, जिसे हम चालाक मनुष्य ने क्या करा है, वाटर पंप्स लगा के बाहर निकालने की कोशिश कर ली, तो हम उसे भी खत्म कर देंगे बहुत जल्दी, फिर बैठे रहना। तो अब क्या है, फ्रेश वाटर लेक्स जो है, तो लेक्स में जो पानी दिख रहा है तो वो कितना है, 0.009। ठीक, फिर क्या है, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स, मतलब मान लो कि जो ये पूरी अर्थ है और अर्थ में कहीं बीच में आपको ऐसे इनलैंड सी दिख रहे हैं, इनलैंड सॉल्ट लेक्स दिख रहे हैं। मतलब जैसे क्या हो गया, एक एग्जांपल, डेड सी एक इनलैंड सी है। ठीक है, तो डेड सी में जो पानी है तो वो क्या है, वो पानी आपको समुद्र का नहीं है, लेकिन मतलब समुद्र से दूर है वो, लेकिन फिर भी क्या है, पानी सॉल्टी है वहां पे, तो वो भी सॉल्टी वाटर है, वो भी किसी यूज का नहीं है आपके। ठीक है, एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो जो वाटर वेपर्स के फॉर्म में है ना, तो 0.0019 जो है वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स के फॉर्म में देखने को मिलता है। और जो माइटी रिवर्स आपको देखने को मिलती है, आप बोलते हो कि कितना पानी है नदी में, तो टोटल वर्ल्ड में जितना पानी उसका कितना परसेंट है वो पता है, 0.0001, और वो पूरा पानी लेकिन हमारे यूज का नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया कि फ्रेश वाटर सिर्फ इतना है हमारे पास में, और इतने से फ्रेश वाटर में भी जैसे ये जो है तो ये तो किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि क्यों कहा जाता है व्हाई देयर इज वाटर स्कैरसिटी, क्यों आपसे बार बार कहा जाता है कि पानी बचाना होगा। तो वाटर इज एसेंशियली रिक्वायर्ड टू बी सेव्ड, और इसी कारण से ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। वाटर इज एसेंशियली रिक्वायर्ड टू बी सेव्ड बिकॉज इट इज द बेसिक यूनिट फॉर द सर्वाइवल, विदाउट वाटर यू कैन नॉट सर्वाइव ऑल्सो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज और पढ़ लेते हैं, तो वर्ल्ड में जो मेजर सीज, लेक्स, रिवर्स, ओशियंस हैं, कहां किस हिसाब से, देखो
कितने ओशियन है हमारे पास में, तो ओशियंस देखते हैं हम। तो एक ऊपर आर्टिक ओशियन है, ठीक है, इधर पैसिफिक ओशियन है, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में अटलांटिक ओशियन हो गया, अटलांटिक ओशियन के बाद में इस साइड पैसिफिक ओशियन है, अमेरिका के वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है, इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन है, ठीक है, और उसके बाद में एक और जो ओशियन है तो सदर्न ओशियन, जिसे अंटार्कटिक ओशियन भी कहा जाता है, ठीक। 1 2 3 4 और एक आर्टिक 5 और इसको 7 में कैसे डिवाइड कर देते हैं लोग, तो नॉर्थ और साउथ अटलांटिक कर देते हैं, नॉर्थ और साउथ पैसिफिक। तो 7 ओशियन जो कहा जाता है वो ऐसे होते हैं, या फिर आप 5 भी कह सकते हो। तो आर्टिक, अटलांटिक, पैसिफिक, अंटार्कटिक या फिर सदर्न ओशियन और इंडियन ओशियन, ठीक है। तो ये मेजर ओशियंस हो गए। मेजर रिवर्स देखोगे तो एक अमेजॉन रिवर है साउथ अमेरिका में, ऊपर रिवर्स जैसे देखें यहाँ तो मिसिसिपी, और यहाँ पे लेक्स की अगर बात की जाए, ग्रेट लेक्स हैं, यूएस और कनाडा की बॉर्डर पे 5 बड़े बड़े से लेक्स हैं, ठीक है, वो ग्रेट लेक्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर जैसे लेक विक्टोरिया अफ्रीका में हो गया, अफ्रीका में जो रिवर है एक, ठीक है, तो नाइल रिवर, ये लाइफलाइन है अफ्रीका की, नदर्न अफ्रीका की। फिर उसके बाद में जैसे इंडिया में देखो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, चाइना में वांग ही, ये रिवर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक डार्लिंग रिवर है, ठीक है। फिर इसके बाद में छोटे छोटे सी भी हैं, तो जैसे मैंने आपको डेड सी बताया, ठीक है, तो कैस्पियन सी, डेड सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी यूरोप के पास में है, यहाँ पे रेड सी है, ठीक है, अरेबियन सी इंडिया के बाजू में है। क्लियर। तो ये मेजर वाटर बॉडीज है, मतलब इनके नाम हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कहां पे क्या है। आपको ये चीजें ध्यान रखना है। अब जैसे अगर मैंने आपसे पूछ लिया लेक विक्टोरिया कहां है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अच्छा लेक विक्टोरिया तो हमने अफ्रीका में पढ़ा था, तो ये लेक विक्टोरिया हो गया, ठीक है। ओशियन सर्कुलेशन, ओशियन सर्कुलेशन क्या होता है, ओशियन वही रहते हैं, ओशियन में सर्कुलेशंस होते हैं, पानी जो होता है तो वो पानी एक जगह सीधा नहीं बैठता है, पानी घूमता रहता है ओशियन के अंदर। तो पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, तालाब में भी पानी हिलता है, ऐसा तो नहीं कि फ्रीज होके बस बैठ गया, पानी तालाब में भी हिलता है, लेकिन वो तालाब का पानी तालाब में ही रहता है। ओशियन में क्या होता है कि ओशियन में आप एक नाव डालो, नाव के अंदर खुद भी बैठ जाना चाहो तो आप अपने आप पता नहीं कहां पहुंच जाओगे, ठीक है, कहां पहुंच जाओगे। और उसके बाद में आप पानी, लाल पानी यहां डालोगे तो यहां का पानी भी वहां पहुंच जाएगा, जबकि हो क्या रहा है, रिवर की तरह बहते हुए नहीं जा रहा है पानी, लेकिन फिर भी पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो ओशियन में जो सर्कुलेशंस हो रहे हैं वो क्यों होते हैं ओशियन में सर्कुलेशन, तो अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, ओशियन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूअसली, ठीक है। ये जो कीप्स मूविंग कंटिन्यूअसली वाला शब्द है ना, यही बताता है कि हाँ ओशियन में क्या हो रहा है, सर्कुलेशंस होते हैं। ओशियन में क्या होता रहता है, पानी एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, बहता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। कारण क्या है, तो उसके पीछे कारण है वेव्स, टाइड्स, और टाइड्स के साथ साथ में एक और चीज है करंट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेव्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ओशियन सर्कुलेशंस के बारे में, कि किस तरह से ओशियंस के अंदर कंटिन्यूअसली पानी मूव करता रहता है। अभी जो कंटिन्यूअसली सर्कुलेशन होता है उसके पीछे कारण क्या है, तो मैंने आपको यह भी बताया था उसके पीछे 3 कारण हैं। तो जो 3 कारण है उनमें से एक वेव्स हैं, यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे वेव्स ओशियन में सर्कुलेशन, ओशियन के पानी को मूव करवाती है। लीजिए अगर आप किसी दिन सी शोर पे जाते हैं, ठीक है, एक समुद्र के तट पे जाके खड़े होते हैं और वहां पे आप एक बॉल को पानी में डाल देते हैं, समुद्र के पानी में, तो क्या होगा कि हो सकता है बॉल थोड़ा आगे जाए, फिर वो वापस किनारे पे आ सकती है बॉल। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है वेव्स के कारण। वेव्स क्या करती है देखिए, तो व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटली, ठीक है, ये पानी आप देख रहे हैं तो ये अभी राइज कर रहा है, ये यहां गिरेगा और पीछे से एक और क्या हो जाएगा, सब्सिक्वेंट लेयर आ जाएगी वाटर की, तो ये वेव्स होती है, ठीक है। सिंपल सी चीज होती है वेव्स, क्या, अल्टरनेट जो राइज एंड फॉल देखने को मिलता है आपको ओशियन में, वो होती है वेव्स। क्लियर है। तो उसी कारण से जब आप बॉल पानी में डाल रहे हैं तो वो पानी के एक बार जब बैकवर्ड पानी पीछे जाएगा तो तब तो वो वेव्स के साथ में क्या होगा, पीछे चले जाएगी बॉल, लेकिन जब वेव्स वापस आगे आएगी तो वो बॉल वापस आगे आ जाएगी। वेव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो सब्सिक्वेंट तरह से आपको लेयर्स ऑफ वाटर राइज एंड फॉल होते हुए दिखेगी ओशियन में, और वो होती है वेव्स। सिंपल था। अब इस वेव के ऊपर अगर आपने आपका सर्फबोर्ड डाल दिया तो वो आपको आगे लेके ही जाएगा। अब आपके मन में सवाल ये आता होगा कि अल्टरनेट राइज एंड फॉल देखने को मिलता है वाटर का ओशियन में, तो वो क्यों होता है, व्हाई, रीजन। तो रीजन क्या है, विंड कॉजेस वेव्स, हवा के कारण ही वेव्स बनती हैं। हवा के कारण कैसे वेव्स बनती है ये समझिए आप। यहां से विंड आ रही है, ये आपका ओशियन सरफेस है, तो विंड्स क्या करती है, एक फ्रिक्शन क्रिएट करती है ओशियन के ऊपर, ठीक है, पानी को आगे की तरफ धकाती है, और उसी प्रेशर के कारण विंड जब वाटर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है तो वाटर मूव करता है आगे, और वाटर मूव करते करते अब जब वाटर आगे मूव करेगा तो यहां जो नीचे दूसरा वाटर है, ठीक है, उसे भी लेके जाएगा, और ऐसे वेव्स क्या होती है, धीरे धीरे फॉर्म होती है। तो ये नॉर्मल वेव फॉर्मेशन का मैं एक एग्जांपल दिया कि विंड्स के कारण ये वेव्स फॉर्म होती है, विंड कॉजेस वेव्स, ठीक है। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स। तो मान लीजिए हवा नॉर्मल चल रही है, नॉर्मल वेव्स बनेगी। अगर सिचुएशन बदलती है, स्टॉर्म चल रही है बहुत तेज, हवाएं बहुत तेज चलने लगेगी, जब तूफान आएंगे, अब जो विंड प्रेशर लगा रही है वो प्रेशर भी क्या रहेगा, बहुत तेज रहने वाला है, बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। तो अब जब स्ट्रांग प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा विंड्स के द्वारा, स्टॉर्म के द्वारा जब स्ट्रांग प्रेशर को एक्सर्ट किया जाएगा, उसका इंपैक्ट ये होगा कि अब जो वेव्स बनेगी तो वो ह्यूज वेव्स बनेगी, ठीक है।
अब जब बड़ी बड़ी वेव्स बनेंगी तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? अभी आप जब पैर डाल के आराम से एंजॉय कर रहे थे ना, और अब जो वेव्स आएगी तो अब आपके पैर को नहीं, पूरे के पूरे शरीर की दबा देने वाली है। तो इस तरह से क्या होता है, ह्यूज वेव्स होती है, ये डिस्ट्रक्शन लेके आ सकती है। स्टॉर्म की कंडीशन में क्या होगा ये बताया, सिंपल सी चीज की, जब आंधी तूफान चलेंगे तब ऐसा होगा। और इससे भी बुरा क्या हो सकता है, एन अर्थक्वेक, अ वॉल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड। समुद्र के अंदर क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाता है। ये समुद्र है, समुद्र का बेड है, मतलब नीचे जमीन है, इसमें अर्थक्वेक आ जाता है। अगर अर्थक्वेक आएगा तो अब वेव्स नीचे से पूरे एकदम से क्या होगा, ट्रिमर्स, वाइब्रेशन नीचे से उठेंगे। अब वाइब्रेशन नीचे से उठे तो ये वेव्स ऊपर बनेगी, तो बहुत बड़ी वेव्स बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर समुद्र के अंदर क्या होता है, एक अर्थक्वेक आता है, एक वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनो अगर फूट जाता है तो वो भी बहुत सारे वाटर मास को ऊपर उठा देगा, पानी को ऊपर उठा देगा। ठीक है, और अंडर वाटर लैंडस्लाइड। अंडर वाटर लैंडस्लाइड क्या चीज है कि मान लीजिए ये ओशन बेड है, ठीक है, समुद्र की जो जमीन होती है नीचे, तो वहां पे लैंडस्लाइड आ जाती है, जमीन अगर खिसक जाती है, आप खड़े हो, ठीक है, आपके पैर के नीचे से अगर जमीन खिसकती है तो आपको भी फील होगा। तो जो पूरा पानी भरा हुआ है समुद्र में, उसके नीचे अगर एक्टिविटी होती है, लैंडस्लाइड होती है, तो क्या होगा कि ऊपर जो पानी भरा है उसमें भी कहीं ना कहीं हलचल मचेगी, और उसी हलचल के कारण क्या होने वाला है, अब बड़ी बड़ी वेव्स उठेंगी। बुरे में और बुरा क्या हो सकता है कि अगर कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, एक वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है, या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो जाती है, तो इट कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर। ठीक है, बहुत सारा ओशियन वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर वुड बी शिफ्ट आफ्टर दैट। अब जब इतना सारा पानी शिफ्ट होगा तो व्हाट वुड हैपन सब्सिक्वेंटली, उसके बाद में क्या होने वाला है, तो उसके बाद में जो होगा वो कहलाएगा सुनामी। ठीक है, सुनामी क्या चीज होती है, कहीं दूर कहीं पे क्या होता है, अर्थक्वेक आ गया समुद्र के अंदर, वो वेव्स का साइज 150 मीटर्स तक ऊंचा जा सकता है, 15 मंजिल से भी ऊपर जा सकती है। इतनी बड़ी वेव्स जब आएगी, ओशियन के अंदर जो वेव्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो वेव्स सर्कुलेशन तो लाती है, लेकिन सुनामी वाली सिचुएशन डेवलप होती है तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन लेके आती है। साथ ही साथ हाइट भी बहुत ज्यादा होती है, और फिर जिस स्पीड से पानी आ रहा होता है तो वो स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, विंड्स जो है तो उसे और तेज स्पीड में ले आती है, और ऐसी ही सुनामी क्या करती है, लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन लेके आती है। तो सुनामी क्या चीज है, देखो, ह्यूज टाइडल वेव्स ओरिजिनेटिंग इन ओशियन कॉजिंग ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन आर नोन एज सुनामी। एग्जांपल, सुनामी ऑफ 2004 इन इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन में 2004 में एक सुनामी आई थी जिसने बहुत तबाही मचाई थी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुनामी के बारे में। सुनामी, द अर्थ्स पेंडेमोनियम। हमने डिस्कस किया था कि वेव्स क्या होती है, वेव्स कैसे आती है, ये भी बताया था आपको कि वही वेव्स जब लार्ज स्केल पे लार्ज इंटेंसिटी के कारण आती है तो वो बड़ी बड़ी वेव्स का रूप ले सकती है, और उस बड़ी वेव से भी बुरा क्या हो सकता है, सुनामी हो सकती है। हमारी केस स्टडी में जो इंडियन ओशन में सुनामी आई उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जापान में भी सुनामी आई और बहुत डिस्ट्रक्टिव आई थी। हमारे एग्जांपल में हमारी बुक में क्या दिया हमें, 2004 में जो इंडिया में सुनामी आई थी, मतलब इंडियन ओशन में ओरिजिनेट हुई थी, और जिसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या रहा था, कहां हुआ था, वो सारा सब कुछ पढ़ने वाले हम। सुनामी, द अर्थ्स पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम क्या होता है, तो ये जो शब्द है, ये शब्द लैटिन वर्ड से डिराइव होता है। पेंडेमोनियम का मतलब ये होता है कि ऑल इविल स्पिरिट, तो मतलब बुरे से जुड़ा हुआ है, और लिटरल मीनिंग देखिए अगर इंग्लिश में, तो उसका मतलब ये होता है कि पेंडेमोनियम इज रेफर टू ए स्टेट ऑफ अनइवननेस, ट्रबलनेस। ठीक है, जब कुछ सही ना हो या फिर कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव हो रहा हो तो उसे पेंडेमोनियम कहा जाता है। तो उस सेंस में कहा गया कि अर्थ ने जब डिस्ट्रक्शन मचा, पृथ्वी का गुस्सा है, ठीक, तो सुनामी, द अर्थ्स पेंडेमोनियम। सुनामी ऑफ 2004 इन इंडियन ओशियन। इंडियन ओशन में जो सुनामी आई थी तो इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट कहां था, मतलब एपिसेंटर कहां था इसका, वो देखते हैं। देखो क्यों आई थी, तो द वेव्स ओरिजिनेटेड ड्यू टू द अर्थक्वेक विथ एपिसेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। सुमात्रा क्या है, इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का एक जो आइलैंड है ये है सुमात्रा। तो सुमात्रा आइलैंड की जो वेस्टर्न मार्जिन है, ठीक है, यहां पे वेस्टर्न मार्जिन हो गई। यहां पे क्या बताया गया है कि 2004 में जो सुनामी आई उसके पीछे कारण किसका था, उसके पीछे कारण था अर्थक्वेक का। ठीक है, अब आप बोलोगे अर्थक्वेक से सुनामी, जी हां, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक से सुनामी आ सकती है, और आई है। कैसे आई है, तो ये देखो, ये हो गया ओशियन, यहां पे मान लो अर्थक्वेक आया, ये जमीन है ना, ये वाली जमीन यहां की जमीन है, मतलब सुमात्रा आइलैंड के एकदम वेस्टर्न मार्जिन पे। यहां पे क्या होता है, 2004 में अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। यहां पे जब अर्थक्वेक आया तो सपोज मान लीजिए कि ये दो बॉर्डर्स थी, ठीक है, अब यहां अर्थक्वेक आया तो क्या होगा कि जब यहां पे ट्रिमर्स बनेंगे, ट्रिमर्स मतलब क्या है कि जब यहां पे भूकंप सी स्थिति के कारण चीजें हिलेगी, जमीन जब यहां पे हिलने वाली है तो जमीन जैसे ही वाइब्रेट करेगी तो उस वाइब्रेशन के चलते क्या होगा कि यहां पे जितना भी पानी है, ये पूरा पानी भी वाइब्रेट करेगा, पानी भी वाइब्रेट करेगा, तो उसका इंपैक्ट ऊपर देखने को मिलेगा कि ऊपर यहां पे वाइब्रेशन ऐसे उठेंगे, तो ये पूरा वाटर जो है वो वाटर क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठेगा। अब पानी ऊपर की तरफ उठा और अब क्या हो रहा है, विंड्स जो है, तो विंड्स तो चल रही है, ठीक है, विंड्स पहले छोटी वेव्स बनाती थी, अब विंड्स और बड़ी वेव्स बनाएंगी, तो बड़ी वेव्स, ठीक है, बड़ी वेव्स और बड़ी बड़ी होते होते कहां तक जाएगी ये, तो ये जो कोस्टल एरिया रहेगा तो कोस्टल एरिया पे जाके हिट करेगी इस तरह से। तो ऐसे अर्थक्वेक से सुनामी आएगी। क्लियर है, अर्थक्वेक से इस तरह से सुनामी आई थी। तो द वेव्स ओरिजिनेटेड ड्यू टू द अर्थक्वेक
विथ एपिसेंटर क्लोज टू दी वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। आई होप ये क्लियर हुआ। तो मैंने आपको बताया कि जो सुनामी आएगी तो इस सुनामी का इंपैक्ट कहां देखने को मिलेगा? कोस्टल एरिया पे। कोस्टल एरिया पे क्योंकि अब जहां तक पानी है वहां तक तो ऐसे वेव्स बना के जाती रहेगी, जहां पानी खत्म हो जाएगा तो लास्ट वेव जो बड़ी वाली रहेगी वो इस तरह से कोस्टल एरिया पे आएगी पूरी, ठीक है। तो अब देखो यहां से क्या है, ओरिजिनेट हुआ तो वेव्स यहां बनेगी, यहां बनेगी, यहां बनेगी, पूरा इंडियन ओशन में वेव्स बनती जाएंगी, ठीक। तो नीचे तो चलो अंटार्कटिका में चले गई, लेकिन अब ये सुमात्रा आइलैंड के बाद में जो नियरेस्ट लैंडमास आने वाला है, वो नियरेस्ट लैंडमास श्रीलंका आएगा, ठीक है, इधर इंडिया आएगा, ये बीच में हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड आएंगे। तो ये नियरेस्ट लैंडमास आने वाले और यहां पे सुनामी का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। यहां पे सुनामी क्या करेगी, हिट करने वाली, लैंडफॉल होगा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो सुनामी का जो वेव्स उठी है बड़ी वाली, वो बड़ी वाली वेव्स अब जमीन पे गिरेगी। तो इंडियन प्लेट वेंट अंडर दी बर्मा प्लेट, ठीक। सुनामी आई क्यों? क्योंकि क्या है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के ऊपर पूरा अर्थ तैर रहा है, एक तरह से देखा जाए तो अलग अलग प्लेट्स के टुकड़े हैं, ठीक है। तो जो अलग अलग प्लेट्स हैं तो उसमें इंडियन प्लेट जो है, ठीक है, इंडियन लैंडमास जो है, तो इंडियन लैंडमास किसके नीचे जाता है? बर्मा प्लेट के नीचे। बर्मा प्लेट के नीचे जैसे ही जाता है तो वो अर्थक्वेक डेवलप होता है वहां से, ठीक है। एंड अर्थक्वेक ऑफ 9.0 रिचर स्केल पे अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है, बताया था, ठीक है। तो 9.0 रिचर स्केल का एक अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, ठीक है। अर्थक्वेक ऑफ 9.0 रिचर स्केल वाज ओरिजिनेटेड आफ्टर थ्रसिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो द बर्मा प्लेट, द वाटर मास रश्ड बैक टुवर्ड्स द कोस्ट लाइन। अब क्या होता है, तो जैसे ही यहां पे जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी के कारण क्या होता है, अब वाटर ने वो वाइब्रेशंस फील किए और अब वाटर किस तरफ थ्रश करने वाला है, अब वाटर जाएगा सीधे लैंडमास की तरफ, वेव्स तो उड़ने लगी हैं, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गॉट सबमर्ज्ड। जैसे ये इंडिया है ना हमारा, तो ये इंडिया का हम जैसे तो कन्याकुमारी हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेनलैंड का, लेकिन हमारे यहाँ पे आइलैंड ग्रुप भी है, अंडमान निकोबार आइलैंड। तो इसमें हमारा एक छोटा सा एक और आइलैंड ग्रुप था जहां पे एक लाइट हाउस था। अंडमान निकोबार आइलैंड में हमारा एक लाइट हाउस था, उस लाइट हाउस का नाम था इंदिरा पॉइंट। तो इतनी बड़ी बड़ी वेव्स आई कि हमारा पूरा का पूरा इंदिरा पॉइंट डूब गया 2004 की सुनामी में। तो इसे हम सदर्न मोस्ट टिप कंसीडर करते थे, जो कि डूब गई थी 2004 की सुनामी में। मोर देन 10,000 पीपल एंड अफेक्टेड मोर देन 1 लाख ऑफ हाउसेस। तो मोर देन 10,000 पीपल वर डिस्प्लेस्ड, डाइड। ये समस्या हुई थी, इतने सारे लोगों की जाने गई, इतना सारा नुकसान हुआ हमारा, और लाखों लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा, उनके घर से हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वेव्स जो आई तो जो पूरा कोस्टल एरिया था, वेव्स का इंपैक्ट कहां होगा, ठीक है, जो सुनामी की वेव्स आएगी तो इसका इंपैक्ट होगा कोस्टल एरिया पे, जो समुद्र से जुड़ा हुआ तट है ना, तो उस तट पे क्या होगा, ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है, ज्यादा डिस्ट्रक्शन होने वाला है। वर्स्ट अफेक्टेड वर द कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो सबसे ज्यादा जो नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ ये जितने भी स्टेट्स हैं, तो अगर आप देखो यहां से तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, वेस्ट बंगाल, इन सारे स्टेट्स पे सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है। और उसके बाद में जो हमारे आइलैंड ग्रुप थे अंडमान निकोबार, इन्होंने भी बहुत सफर किया। तो उस सेंस में ये जो सुनामी रही है वर्स्ट नाइटमेयर रहा है। इंडिया के अलावा भी जैसे आप इंडियन ओशन में दूसरी कंट्रीज देखोगे, श्रीलंका ने भी बहुत ज्यादा सफर किया था और इसके इंपैक्ट अफ्रीका तक रहे थे, ठीक है। जैसे मेडागास्कर आइलैंड से तो यहाँ सोमालिया जो है, तो इन पूरी जगह तक क्या हुआ था, वेव्स पहुंची थी, सुनामी वेव्स यहां तक पहुंची थी। क्या हम सुनामी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं? तो देखिए अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक के बाद में सुनामी बनी, तो जी हाँ प्रिडिक्शंस हो सकते हैं। साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ में बहुत सारे टूल्स वगैरह, रडार वगैरह सिस्टम सब डेवलप हो गया है, तो सुनामी को भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन कितना? इट इज पॉसिबल टू गिव a 3 to 4 hour notice of potential सुनामी। 3 से 4 घंटे पहले एक नोटिस दिया जा सकता है कि हाँ सुनामी आने वाली है, तो पोटेंशियल सुनामी का नोटिस दे दिया जाता है कि सुनामी आएगी और इस स्केल पे आने वाली है और इतना डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो लोग उतने में क्या है, अगर समझदार है लोग तो 3 से 4 घंटे में भाग सकते हैं, सेफ जगह जा सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। हमारे नेचर में भी ऐसा एक सिस्टम है कि एलिफेंट्स की जो बोन रहती है, ठीक है, उनके पैरों में जो हड्डियां रहती है, तो वो सुनामी के, अर्थक्वेक के स्पेशल जो ट्रिमर्स होते हैं, जो धरती हिलती है ना, तो उसे वो बहुत पहले हाँप लेते हैं, ठीक है। ये फैक्ट, एलिफेंट्स और बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स, वो सिग्नल देने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, भागने लगते हैं। तो ये हमने 2004 के टाइम पे भी देखा था कि कोस्टल एरियाज में जो एलिफेंट्स थे वो विचलित से हो गए थे कि यार कुछ गड़बड़ होने वाला है इस तरह से, ठीक है। ये देखो अब इंडियन ओशियन वर्सेस पैसिफिक ओशियन। अब एक चीज ये भी है कि हमारे यहाँ इतना डिस्ट्रक्शन क्यों हुआ, सुनामी जब आई तो उसके पीछे कारण है, हम उतने प्रिपेयर्ड नहीं थे। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन में सुनामी आना, उतना ज्यादातर सुनामी इंडियन ओशन में नहीं देखी जाती है। तो बोलोगे कहां देखी जाती है, तो पैसिफिक ओशन में सुनामी देखी जाती है। ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और ये वाला जो पूरा ओशन है ये पैसिफिक ओशन हो गया, ठीक है। इधर और आ जाओगे तो इधर इंडिया है यहाँ पे, क्लियर। तो अब क्या होता है, अगर कंपेयर करो इंडियन ओशियन और ये पैसिफिक ओशियन में, सुनामी आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो पैसिफिक ओशियन में ज्यादा है। ऐसा क्यों? तो यहां पे कारण क्या है, यहां पे जो प्लेट बाउंड्रीज है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ध्यान है ना आपको कि अर्थ जो है तो वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है, वो
मोल्टन मैग्मा के ऊपर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो अब जो बाउंड्री रहेगी, मैंने आपको पहले बताया था कि बाउंड्री वाले एरिया पे डिस्ट्रक्शन होने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कुछ भी अर्थक्वेक वगैरह आए तो, या फिर सुनामी भी आई, तो वो कहां से ओरिजिनेट होगी, जहां बाउंड्रीज होगी। अब ये वाली जो पूरी एरिया है जिसे रिंग ऑफ फायर लिखा है, तो यहां पे बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, वॉल्केनोज के साथ साथ में यहां पे बहुत सारे जॉइंट्स हैं प्लेट्स के। तो ये जो एरिया है बहुत सेंसिटिव बन जाता है। मान लो थोड़ी सी भी मूवमेंट हुई है तो यहां पे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, यहां पे अर्थक्वेक हो गया, तो ये पूरा का पूरा एरिया बहुत डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। और इसी कारण से जापान में बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं, जापान में बहुत सारी सुनामी आती है, ठीक है। लेकिन इंडियन ओशन क्या है, फिर भी थोड़ा सा स्टेबल जोन है, क्योंकि यहां पे उतनी प्लेट बाउंड्रीज नहीं है। ये तो रिंग ऑफ फायर बोला इसीलिए इसी को, कि हमने अगर देखा तो इंडियन ओशन में उतनी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी कि सुनामी यहां कहां ही आएगी, इस तरह से सोचते थे लोग। लेकिन जब सुनामी आई तो काफी डिस्ट्रक्शन किया उसने। फिर क्या है, सुनामी ऑफ दिसंबर 2004 इज द मोस्ट डिवास्टेटिंग सुनामी इन दी लास्ट सेवरल 100 ईयर्स, ठीक है। कुछ 100 सालों तक ऐसी सुनामी आई ही नहीं थी। जब ये सुनामी आई तो इसने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया। रीजंस क्या है, तो लैक ऑफ मॉनिटरिंग, जैसे मैंने बताया, लोग सोचते थे इंडियन ओशन में तो आएगी नहीं, तो कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था, देखते नहीं थे कहीं कुछ समुद्र में कितनी हलचल हो रही है, उस चीज को देखा नहीं जाता था। दी अर्ली वार्निंग सिस्टम, कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम उतना खास डेवलप करके नहीं रखा था। एंड नॉलेज अमंग दी कोस्ट डिवेलपर्स ऑफ इंडियन ओशन, उसके बाद में देखो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा तो वो कोस्टल एरिया में जो लोग रह रहे थे, जो फिशरमैन वगैरह थे, उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हुआ। और उन्हीं लोगों को अगर आप ट्रेन कर देते, उनको सिखा देते कि सुनामी वाली सिचुएशन में क्या हो सकता है, कैसे बचना है, कैसे भागना है, तो आप शायद बच जाते, उतना डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो एक कारण यह भी रहा था कि इतना डिस्ट्रक्शन क्यों हुआ, लैक ऑफ नॉलेज अमंग दी कोस्ट डिवेलपर ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये सारी चीजों की कमी के कारण बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हुआ हमारा 2004 की सुनामी में। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, अंडमान निकोबार आइलैंड में जो ट्राइब्स रह रहे थे, तो वो ट्राइब्स बच गए, पता है, मतलब उतना नुकसान उनका नहीं हुआ। बाद में जब एनालिसिस किया गया, जब बाद में दूसरी चीजें रिपोर्ट्स वगैरह आई, तो ऐसा पता लगा कि वहां पे लोग बच गए। तो कारण उसके पीछे क्या था कि उनके पास में कह सकते हैं एक ट्रेडिशनल नॉलेज था कि कैसे सुनामी आती तो किन चीजों का प्रिकॉशन लेना है, क्या अर्ली वार्निंग सिस्टम हो सकते हैं। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ सुनामी, सुनामी आने वाली है उससे पहले का एक इंडिकेशन क्या होता है, रैपिड विड्रॉल ऑफ द वाटर फ्रॉम कोस्टल रीजन, रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम दी कोस्टल रीजन। सुनामी जब आएगी ना, तो जैसे ये कोस्ट है, तो कोस्ट से पानी पीछे की तरफ जाएगा। अब मान लीजिए यहां पे क्या होता है, ये वेव्स उठी है, अगर मान लो अर्थक्वेक के बाद में वेव्स उठ रही है, पानी पीछे जाता है। समझो जरा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो वेव्स यहां बहुत बड़ी बनने वाली है, यहां वेव्स बड़ी, अभी छोटी छोटी नॉर्मल वेव्स चल रही है, ये ठीक है, ये छोटी नॉर्मल वेव्स चल रही है। वेव्स को बड़ा बनना है अगर, तो ये वाला पानी पूरा पीछे जाएगा और फिर यहां से एक बड़ी वेव बनेगी ना, तब जाके तो पानी आगे आएगा। वही पूरा खेल रहता है कि एक जो अर्ली इंडिकेशन रहता है सुनामी का, तो अर्ली इंडिकेशन क्या रहता है कि वेव्स जो है तो वो पीछे खिसक जाएगी और फिर यहां से एक बड़ी वेव बन के आएगी। तो ये एक नेचुरल इंडिकेशन है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइड्स के बारे में। देखिए, ओशियन सर्कुलेशन में बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। हमने क्या देखा, वेव किस तरह से ओशियन सर्कुलेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये वेव को समझा। अब वेव के बाद में हमने ये भी देखा कि वेव्स बड़ी हो जाए तो सुनामी के रूप में वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन भी कर सकती है। अब जो नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे हम, टाइड्स, ओशियन वाटर में जो भी सर्कुलेशन होता है, वहां पे टाइड्स का क्या रोल होता है। टाइड्स होती क्या है, तो द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर लेवल ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। दो तीन शब्द है, रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर लेवल, ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, ट्वाइस इन अ डे, तो ट्वाइस इन अ डे दूसरी चीज है, ठीक है। अब ये दोनों शब्द समझ लिए आपने, तो आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। वेव्स में भी हमने राइज एंड फॉल पढ़ा था, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन, मतलब कि जो ओशियन का पानी है, उस पानी में क्या हो रहा है, पानी उठ रहा है गिर रहा है, उठ रहा है गिर रहा है, राइज एंड फॉल हो रहा है। अब यहां पे क्या हो रहा है, टाइड्स वाले केस में, ठीक है, ओशियन के पानी के ऊपर रिदमिक, मतलब ओशियन वाटर के ऊपर रिदमिक राइज एंड फॉल नहीं हो रही है, यहां पे क्या हो रहा है, ओशियन वाटर के लेवल में राइज एंड फॉल हो रही है, ठीक है। समझना, डिफरेंस समझ गए, मजा आ जाएगा। वेव्स में क्या हो रहा है, वेव्स में पानी वही है, पानी के ऊपर राइज एंड फॉल हो रहा है। टाइड्स के केस में क्या हो रहा है कि पानी का लेवल ऊपर और नीचे हो रहा है। ये जीआईएफ देखो, समझ में आ जाएगी आपको। जमीन वही है, दिन भी वही है, एक ही दिन में हो रहा है ये, कि एक समय पे पानी यहां तक रहता है, दूसरे समय पानी निकल जाता है, एक समय में पानी वापस यहां तक आता है, दूसरे समय में निकल जाता है। तो इस तरह से रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर लेवल ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। ये होता है टाइड, कि मतलब वाटर लेवल जो है ओशियन का वो बढ़ रहा है और घट रहा है। अब क्या होता है, दो तरह की टाइड्स होती है, हाई टाइड्स और लो टाइड्स। अब आपको इस नाम से ही समझ में आ जाएगा कि हाई टाइड्स क्या होती है, लो टाइड्स क्या होती है। हाई टाइड्स मतलब क्या होता है, जब ये पानी पूरा हाईएस्ट लेवल तक चले गया तो वो हाई टाइड, और जब लोएस्ट लेवल तक चले जाएगा तो वो लो टाइड। आया समझ में ये? तो ये टाइड्स बनती कैसे? द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by sun and the moon on the earth's surface causes
टाइड। ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है आपको पता है, मैं अभी पेन छोड़ूंगा तो जाएगा नीचे, ठीक है, क्यों जा रहा है, क्योंकि उसे कोई खींच रहा है। कौन खींच रहा है, यहाँ नीचे कोई बैठा नहीं है, वो ग्रेविटेशनल पुल के कारण नीचे जाता है, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी उसे खींच लेती है पेन को। अब यही चीज अगर आप स्पेस में देखते हो तो क्या हो रहा है, इन लोगों की भी क्या है, ग्रेविटी है। ग्रेविटी है मतलब क्या कि एक ग्रेविटी के कारण ही अर्थ यहाँ पे स्टेबल है। सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो है तो उसको बांधे रखा है कि एक धागा है मेरे पास, ठीक है, और उस धागे से अगर मैंने मान लो किसी एक बॉल को बांध के रखा है और इक्वल पेस पे घुमाऊंगा, अगर मैं इस तरह से, अगर इक्वल पेस पे घुमाता मैं, तो क्या होता है कि वो एक ही ऑर्बिट में घूमता रहता है। क्यों, क्योंकि इसको जिस पुल से आपने बांध के रखा है, मतलब पुल इन द सेंस मैं आपको ग्रेविटेशनल पुल बता रहा हूं, तो जो फोर्स है, जो धागा है, जो थ्रेड है, वो इक्वल लेवल पे है, तो वो वहीं के वहीं घूम रहा है ना। तो वैसे क्या आता है कि ग्रेविटेशनल पुल आपको बांध के भी रख सकता है, या फिर कह सकते हैं आपके ऊपर एक्ट करेगा। तो सन के कारण ग्रेविटेशनल पुल होता है अर्थ पे, और दूसरा मून के कारण ग्रेविटेशनल पुल होता है। अब क्या होता है, मून पास में है तो मून का ग्रेविटेशनल पुल और ज्यादा रहता है, ठीक है, मून का ग्रेविटेशनल पुल और ज्यादा रहता है। अब इसी कारण से क्या होता है, टाइड्स उठती हैं। मेरा ये वाला हाथ मून है, ठीक है, क्या होता है कि मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ को खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन अर्थ तो क्या है, लैंडमास है, ठीक है, लैंडमास जो है तो ऐसा तो नहीं ना मिट्टी की मिट्टी खींच के चले जाएगी अर्थ की, लेकिन वो लैंडमास के ऊपर जो वाटर वाला पोर्शन है, ठीक है, जो पानी है, तो पानी क्या है, थोड़ा फ्लूइड स्टेट में है, थोड़ा क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा काम कर सकता है कंपेयर टू दी लैंडमास। तो वहां पे क्या होता है कि मून जो रहता है तो वो लैंड पार्ट को तो नहीं खींच पाता है, लेकिन मून क्या करता है, जो लिक्विड पार्ट है, ठीक है, उसके ऊपर जरूर अपने ग्रेविटेशनल फोर्स का जादू दिखा देता है। तो जिस तरफ मून रहेगा, क्योंकि मून की ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू सन, तो क्या होगा कि वो जो लिक्विड पार्ट है, तो वो लिक्विड पार्ट क्या होगा, थोड़ा सा बल्ज बनाएगा, मतलब ऊपर की तरफ उठेगा, अट्रैक्ट होगा। किससे अट्रैक्ट होगा, मून के ग्रेविटेशनल पुल से। आया ना समझ में यहां तक। तो द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेस टाइड्स। तो अब जिस तरफ मून होगा, जिस तरफ सन होगा, वो अपनी ग्रेविटी से क्या करेंगे, अर्थ को खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अर्थ तो जाएगा नहीं। लेकिन जो अर्थ के ऊपर पानी है, जो लिक्विड है, वो क्या होगा, हल्का सा बल्ज दिखाएगा। जिस तरफ मून है उस तरफ थोड़ा सा पानी उठ जाएगा। तो एक एवरेज जो सी लेवल रहना चाहिए, एवरेज सी लेवल से ऊपर उठता है पानी। अब जब एवरेज सी लेवल से पानी ऊपर उठेगा, इधर मून है, तो अब जब मून खींचेगा पानी को, तो इसी कारण से क्या होता है, लो टाइड्स देखने को मिलती है। टाइड्स में भी टाइप होते हैं अलग अलग तरह, दो तरह, ठीक है। जब ये तीनों एक ही लाइन में होंगे, बाद में सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में हो जाएंगे, तो अब क्या हो रहा है, दो दो ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। मून का तो कर ही रहा है, मून के साथ साथ में सन ने भी और ताकत लगा दी है। इसी कारण से क्या होता है, टाइड्स होगी तो वो और बड़ी होगी, और उन टाइड्स को स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग दी फुल मून एंड न्यू मून डेज, दी सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन। न्यू मून मतलब जिस दिन चांद नहीं दिखता, और फुल मून जिस दिन मतलब हमें पूरा चांद दिखता है, तो उस दिन क्या होता है कि ये सन, मून और अर्थ ये तीनों एक ही लाइन में हो गए। अब सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, मून का भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, तो जो अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर अब बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है। तो यहां पे जो अर्थ का वाटर है वो क्या करने लगेगा, बल्ज बनाने लगेगा, ठीक है। रेड कलर में आपको वाटर दिखा रहा हूं। तो अर्थ तो नहीं जाएगा, अर्थ क्योंकि लैंड है, लैंड को नहीं खींच सकते वो, लेकिन जो वाटर है, तो वाटर को थोड़ा सा पुल कर लेंगे अपनी तरफ। तो यहां पे जो टाइड्स होगी, बहुत ऊंची ऊंची टाइड्स बनेगी, ठीक है। तो जो एवरेज सी लेवल रहता है उससे ज्यादा टाइड्स ऊपर उठेगी, ठीक है। तो देयरफॉर हाई टाइड्स आर कॉज्ड। तो इस कारण से क्या हाई टाइड्स बनती है। These tides are called spring tides, ठीक है, और ये टाइड्स को स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है, ठीक है। अगला देखो, अब टाइड्स में क्या होता है, when the moon in its first and the last quarter, the ocean water gets drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and moon, ठीक है, resulting in low tides। अब क्या होता है कि जब मून जो रहता है तो अपने फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में, ठीक है, थर्ड क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर में रहता है, तो उस समय पे क्या होता है, अब देखो सन इधर से खींच रहा है, ठीक है, सन इधर से खींच रहा है, और जो मून है, तो मून कहां है, ऊपर, ये वाला मून है, तो मून ऊपर से खींच रहा है। अब क्या हो रहा है, तो ऐसा हो गया, मतलब आपको कोई सिर से खींच रहा है और आपको कोई हाथ से खींच रहा है, तो आप क्या है, दोनों तरफ नहीं जा पाओगे ना, सिर वाला भी नहीं खींच पाएगा, हाथ वाला भी नहीं खींच पाएगा आपको। तो आप क्या रहेगा, आप रिलेटिवली अपनी ही पोजीशन में रहोगे, बस थोड़ा थोड़ा जिसकी ताकत ज्यादा होगी, सिर वाले की ताकत ज्यादा होगी तो थोड़ा ऊपर हो जाओगे, हाथ वाले की ताकत ज्यादा होगी तो थोड़ा इस तरफ हो जाओगे, इतना खींचोगे। तो वही चीज होती है कि क्या लो टाइड्स कब बनेगी, जब मून जो है, तो मून इस तरह से इस पोजीशन में रहेगा, थर्ड क्वार्टर की या फिर फर्स्ट क्वार्टर की, सन तो अपनी जगह पे रहेगा ही रहेगा। तो अब जो टाइड्स बनेगी, देखो, तो यहां से भी कुछ टाइड्स बनेगी, यहां से भी कुछ टाइड्स बनेगी, तो इस कारण से हाई टाइड्स नहीं बनेगी, अब लो टाइड्स, तो उतनी टाइड्स नहीं बनेगी जितनी स्प्रिंग टाइड के केस में बन रही थी। इस कंडीशन को कहा जाता है, these tides are called neap tides, ठीक है, इन्हें नीप टाइड्स कहा जाता है। आया समझ में रहे। अब अगर बात की जाए कि टाइड्स से होता क्या है, तो ये रिदमिक राइज एंड फॉल जो हो रहा है वाटर का, रिदमिक राइज एंड फॉल एक तरह से एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है जिसमें कि ओशन के अंदर पानी सर्कुलेट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, पानी का लेवल बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है। अगली चीज क्या है, मैंने आपको बताया था टाइड्स अकर ट्वाइस अ डे। ट्वाइस अ डे वाली कहानी क्या है ये समझो। आपको पता है अर्थ तो क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है इस तरह से, ठीक है। अब इंडिया
के तरफ है, अगर मान लो मून, ठीक है, मतलब रात हो रही है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मून इस तरफ है, तो यहाँ पे पूरा ग्रेविटेशनल पुल लगा हुआ है, सन ये इधर पीछे है, तो अब ग्रेविटेशनल पुल लगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल लगने के कारण यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बल्ज क्रिएट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ओशियन वाटर में राइज देखने को मिल रहा है। तो अभी ये वाली सिचुएशन, जो पानी इधर पूरा यहाँ तक भरा हुआ है ना, तो ट्वाइस ए डे वाली कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको, तो यहां पे पानी पूरा उठा हुआ है एक तरह से। अब पीछे वाला जो एरिया है, तो पानी कहां से आएगा, जितना पानी है ओशियन में उतना ही रहने वाला है, बस ये है कि वो कहीं पे राइज हो रहा है, कहीं पे फॉल हो रहा है। तो इस समय पे वाटर में यहां पे राइज देखने को मिल रही है आपको, ठीक है, डे के एक पार्ट। यही इंडिया में जब क्या हो रहा होगा, दिन हो रहा होगा, इस तरह से इंडिया पीछे चलेगा। तो अब मून के सामने कौन सा पार्ट रहेगा, तो यूएसए वाला, यूएसए में भी रात हो रही है, तो अब यहां का पानी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो ये जो इधर से पानी है साइड से, ठीक है, तो पूरा अर्थ का पानी इस तरफ बल्ज बना लेगा, इस तरफ ऊपर उठ जाएगा। तो पीछे क्या हो जाएगा, पीछे फिर कौन सी कंडीशन हो जाएगी टाइड की, पीछे टाइड की ये वाली जो रिट्रीटिंग पोजीशन देखा ना आपने, फॉल देखने को मिल रहा है आपको वाटर में। तो इस तरह से ट्वाइस अ डे देखने को मिलती है टाइड्स, ठीक है। अब उसके एडवांटेजेस देखो, तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। नेविगेशन में कैसे आपकी मदद करती है, तो अब यहाँ पे आप एक ब्रिज देख रहे हैं, ये जो एरिया है पूरा, इस एरिया में जितना भी वाटर है, इस वाटर को उन्होंने स्टोर करके रखा है। कैसे, तो जब हाई टाइड्स आई थी तब ये गेट खोल दिए गए थे, यहाँ पे जो ब्रिज दिख रहा है आपको, ये ब्रिज को खोल दिया गया था। अब खोल देने के कारण क्या होता है कि पानी पूरा अंदर आ गया, ठीक है, अब गेट्स बंद कर दिए गए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब लो टाइड होगी तो पानी वापस तो चले जाएगा इधर वाला, लेकिन यहां गेट लगे तो ये पानी नहीं जा पाएगा। अब आपने इसमें शिप्स वगैरह उतार ली आपकी, ठीक है, अब आपने आपकी शिप इसमें उतार ली है, और जब आपको अपनी शिप को आगे पहुंचाना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, गेट खोलना है, तो पानी जब वापस पूरा बह के जाएगा तो उसके साथ में शिप भी निकल जाएगी, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, नेविगेशन में मदद करती है टाइड्स। अगली चीज क्या है, हाई टाइड्स हेल्प इन फिशिंग। साइड में मछलियां जो एकदम जो शोर्स रहते हैं, ठीक है, जो किनारे रहते हैं, तो मछलियां एकदम किनारों पे आ जाती है, तो उस कारण क्या होता है, फिशरमैन को हाई टाइड्स बहुत सारी फिशेस मिल जाती है। फिर क्या है, टाइड्स आर हेल्पफुल इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, टाइडल पावर प्लांट जो होते हैं, तो टाइडल पावर प्लांट कैसे काम करते हैं वो भी समझाता हूं। जैसे टाइड्स कमिंग इन, हाई टाइड्स होती तो पानी अंदर जाता है, तब भी ये क्या होता है, यहाँ पे जो फैन लगा रहता है वो रोटेट होता है, इस तरह से फैन लगा दिया यहाँ पे, तो फैन रोटेट होगा और बिजली बनेगी। फिर क्या होगा, जब टाइड्स गोइंग आउट, जब पानी बाहर निकलेगा लो टाइड में, तो क्या होगा, फिर से फैन रोटेट होगा। तो हाई टाइड और लो टाइड जो होती रहती है, उसके चलते पानी रोटेट करता है किसको, इस टरबाइन को, टरबाइन रोटेट होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओशियन करंट्स के बारे में। अभी तक हमने वेव्स को समझा, टाइड्स को समझा, और अब जो तीसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं, ओशियन करंट्स। अब देखो, वेव्स में हमने आपको क्या बताया था कि ओशियन सरफेस के ऊपर राइज एंड फॉल जो हो रहा है, ये वेव्स हो गई। टाइड्स में क्या था कि वाटर लेवल जो है, ओशियन का जो लेवल है, वो राइज एंड फॉल हो रहा है, रिदमिक राइज एंड फॉल इन दी ओशियन वाटर लेवल, ठीक है। अब तीसरी चीज जो ओशियन करंट, वो क्या है, डेफिनेशन अगर देखें हम, तो ओशियन करंट, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग, पानी कहां का आया है, तो पानी ओशियन का ही है, वही ओशियन का पानी जब एक अलग लहर बना लेता है, वो लहर के साथ में क्या करता है, आगे बहता है, यहां से यहां जाता है, यहां से यहां जाता है, इस तरह से जब घूमता है, वो कहलाता है ओशियन करंट। अब इसका नाम करंट क्यों रख दिया, आप ये सोच रहे होंगे, तो करंट सिंपल सी चीज है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वैसे ही पानी भी फ्लो कर रहा है, तो इन्हें ओशियन करंट कहा जाता है। स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन दी ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। इन डेफिनेट डायरेक्शन मतलब अब ऐसा भी नहीं है कि कहीं भी चले जाता है पानी, नदी का पानी क्या बाढ़ आएगी किधर भी चले जाएगा जहां रास्ता मिलेगा, लेकिन ओशियन करंट क्या एक डेफिनेट डायरेक्शन में घूमते हैं। डेफिनेट डायरेक्शन में कैसे घूमते हैं, देखो क्या होता है कि ये जो ओशियन करंट यहां से ओरिजिनेट हुए, साउथ इक्वेटोरियल ब्राजीलियन करंट, ठीक है, साउथ अटलांटिक और बेंगुला करंट, और यही पानी फिर वापस आ जाता है, तो सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाता है ना, उसी तरह से ये घूम के पानी यहां आ जाता है पूरा। तो ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं ओशियन करंट्स, ठीक है, ये पानी यहां से यहां तक जाएगा, अपना नेचर बदलेगा और आएगा। नेचर बदलेगा, ये क्या कहा मैंने, तो नेचर बदलेगा इन द सेंस कि ओशियन करंट्स दो तरह के होते हैं, तो वार्म ओशियन करंट और कोल्ड ओशियन करंट। वार्म ओशियन करंट क्या होते हैं ये समझाता हूं मैं। द वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स, ठीक, दूसरा भी पढ़ लो फिर समझाते हैं। द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। अब दोनों को जरा प्रैक्टिकली समझो, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अब अर्थ में इक्वेटर होता है, इक्वेटर जो है 0 डिग्री, इक्वेटर पे सनराइज डायरेक्ट रहती है, डायरेक्ट रहती है, तो इक्वेटर का जो पानी है वो कैसा होगा, एकदम चिल्ड होगा क्या, नहीं, एकदम गर्म पानी होगा, ठीक है, तो इक्वेटर का पानी क्या है, गर्म रहेगा। अब इक्वेटर से जो ओशियन करंट्स ओरिजिनेट होंगे, मतलब यहां से जो पानी अपनी जर्नी तय करने वाला है, जो पानी आगे बढ़ने वाला है, तो वो किस तरह का पानी कहलाएगा, वो वार्म ओशियन करंट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इक्वेटर पे सनरेज के कारण पानी जो है वो गर्म हो चुका है, वार्म हो चुका है, तो वार्म ओशियन करंट्स रहते हैं। तो दी वार्म ओशियन करंट्स ओरिजिनेट नियर इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स पोल। अब ये जाएंगे तो कहीं मान लो इधर
ऊपर नॉर्थ में चले गए, नीचे साउथ में चले गए, तो ये बह के कहां जाएगा पानी? बह के साउथ में जाना है, चंदा मामा पे थोड़ी ना चले जाएगा पानी, रहेगा तो उसी अर्थ पे। तो वो इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ, इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, तो ये वार्म ओशन करंट हो गए। ठीक है, अब कहानी देखते हैं हम कोल्ड ओशन करंट की। कोल्ड ओशन करंट कहां से ओरिजिनेट हो रही थी? कोल्ड ओशन करंट कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स। हायर लैटिट्यूड्स मतलब क्या? जैसे ये 0 डिग्री तो ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री हायर लैटिट्यूड हो गया। यहां पे आप देख रहे हो कि जो ओशियन करंट्स यहां से ओरिजिनेट होंगे और पोल्स से जब वो नीचे क्या करेंगे, नीचे की तरफ लोअर लैटिट्यूड्स या इक्वेटर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो दी कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। ट्रॉपिकल मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। तो ये जो करंट होंगे ये कैसे होंगे? नेचर में कोल्ड होने वाले, तो दीज आर कोल्ड करंट्स। आगे समझ में? तो अब ये दो तरह के करंट होते हैं। ओशियनिक सर्कुलेशन में कैसे रोल प्ले करते हैं ये बताओ। ये तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि जब ये पानी कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, ओशियन करंट आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली। तो कॉन्स्टेंटली जब ये पानी घूमता रहता है ना, तो इस पानी से क्या होगा? ओशियन के अंदर सर्कुलेशन होगा, तय है होना है। अब एक चीज और समझ लो कि होता क्यों है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा पानी ऐसे अपने आप क्यों चलने लगता है। तो हमने क्या पढ़ा कि विंड के कारण क्या होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ओशियन सरफेस से ये विंड है, तो विंड क्या कर रही है? फ्रिक्शन क्रिएट कर रही, तो वो राइज एंड फॉल हो रहा है, वेव्स बन रही है। तो फ्रिक्शन तो ऊपर की तरफ हो रहा है, लेकिन वही प्रेशर क्या है? नीचे की तरफ जो पानी रहता है। ठीक है, वेव्स के नीचे जो लेयर रहती है ना पानी की, तो नीचे वाला पानी क्या करता है? अंदर 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 मूव करने लगता है। ठीक है, एक कारण वो हो गया। दूसरा भी समझ लो कारण। मान लो कि दो जगह है ओशियन में ही, दो जगह है। अब यहां पे वाटर लेवल बढ़ गया अगर, तो वो वाटर लेवल जो बड़ा है तो वो पानी बह के किधर जाएगा? जहां वाटर लेवल कम है वहां जाएगा। ठीक है, तो वहां जाता है पानी। इस तरह से क्या है कि दो तीन कारण है। स्लोप एक कारण होता है, स्लोप के बाद में जो विंड्स रहती हैं, विंड्स भी एक कारण होता है जिससे ओशियन करंट फ्लो करते हैं। ठीक है, विंड्स के बाद में फिर डेंसिटी भी होती है। जो लेस डेंस वाटर रहता है, समझना, जिस पानी में नमक ज्यादा रहता है ना, वो डेंस वाटर हो गया। तो डेंस वाटर भारी हो जाता है तो वहां पे स्लोप बन जाता है, और जहां लेस डेंस वाटर रहेगा तो वहां पे पानी ऊपर रहेगा, क्योंकि उसमें नमक कम है तो वो ऊपर की तरफ रहता है। डेंस वाटर नीचे हो गया, अब अपने आप ये नीचे है तो ये ऊपर रहेगा, तो पानी ऐसा फ्लो होने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों से पानी फ्लो करता है, ओशियन करंट्स फ्लो करते हैं। ठीक है, अब वर्ल्ड वाइड कुछ ओशियन करंट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। मतलब मैंने आपको बताया ना कि डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं वो, तो जो डेफिनेट डायरेक्शन है वो हम समझते। देखो, अब आपको एक चीज तो समझ आ गई बहुत आसान सी, कि इक्वेटर से जो भी चलेगा वो कैसा रहेगा? वार्म ओशियन करंट। पोल से जो भी चलेगा वो कैसा रहेगा? कोल्ड ओशियन करंट। मैं आपको पहले रेड कलर में जो बताऊंगा, तो रेड कलर में वार्म ओशियन करंट बताता हूं। चलो, ये इक्वेटर से निकला, ठीक है, ये वार्म ओशियन करंट है, ये भी वार्म ओशियन करंट है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? यहां से जो आएगा, ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं हम कोल्ड ओशियन करंट के लिए। अब जो पोल से चलने वाले, तो पोल से जो चलेंगे वो कैसे रहेंगे? कोल्ड रहेंगे। तो ये कोल्ड हो गया। अब जब ये ऊपर आएगा तो भी कोल्ड रहेगा। फिर यही पानी जब इक्वेटर पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हॉट ओशियन करंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा समझो, तो एक डेफिनेट डायरेक्शन में ओशियन करंट मूव करते हैं। जब वो इक्वेटर से चलते हैं और जब तक पोल पे नहीं पहुंचते तब तक हॉट रहते हैं, और फिर बाद में क्या हो जाते हैं? कोल्ड हो जाते हैं। तो ये एक पैटर्न हो गया डेफिनेट डायरेक्शन, जिसमें वो क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इस तरह से काम चलता रहता है। तो वर्ल्ड वाइड जितने भी ओशियन करंट्स हैं उनका हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो जैसे ब्राजील के बाजू में वार्म करंट चलता है, पेरू के बाजू में जो है तो पेरू का कोल्ड करंट चलता है। ठीक है, फिर इधर आते हैं तो एंगुलास जो है वो अफ्रीका के बाजू में। तो ऐसे बहुत सारे करंट जो है तो सदर्न हेमिस्फीयर में भी और नदर्न हेमिस्फीयर में। अब देखो ऊपर क्या है? नदर्न हेमिस्फीयर में ऊपर लैंड मास है पूरा। ठीक है, ये जमीन है ना यहाँ, तो जमीन होने के कारण ऊपर की तरफ नदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा ओशियन करंट्स नहीं चलते हैं, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में जो साउथ वाला हिस्सा है अर्थ का, वहां पे बहुत सारे, साउथ में बहुत सारे डेफिनेट डायरेक्शन में ओशियन करंट्स मूव करते रहते हैं। एक और चीज देखो, मैं इसी में आपको बताता हूं। आपकी बुक में जैसे लिखा है कि जहां पे वार्म और कोल्ड वाटर करंट्स मिलते हैं, ठीक है, वार्म करंट और कोल्ड करंट जहां मिलते हैं, वहां पे जो ग्राउंड जहां डेवलप होता है, जैसे एक एग्जांपल हम देखें कि फाकलैंड आइलैंड जो है, ठीक, तो ये आइलैंड है यहाँ पे, क्लियर। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊपर से ब्राजीलियन वार्म करंट आ रहा है, और ये अंटार्कटिक सरकमपोलर या फिर कह सकते हैं कि जो साउथ अटलांटिक करंट जाएगा, तो वो साउथ अटलांटिक करंट का जो टेल वाला पार्ट है, तो वो कोल्ड करंट है ना। तो वार्म करंट और कोल्ड करंट, तो आपकी बुक में लिखा है कि जहां वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं वहां पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड डेवलप होते हैं। ऐसा क्यों? देखो क्या होता है, विंटर्स में आप क्या करते हो? ठंडा पानी गर्म पानी मिक्स करते हो। क्यों? क्योंकि वो कंफर्टेबल लगता है थोड़ा सा। ठीक है, एकदम गर्म भी बहुत ज्यादा शरीर पे डालोगे जल जाओगे, ठीक है, और एकदम ठंडे में आप जम जाओगे। वहां पे दोनों पानी मिलाते हैं, बहुत कंफर्टेबल लगता है। तो मछलियां जो रहती है तो वो भी अपने अंडे देना कहां पसंद करती है? इस तरह के ही पानी में जहां गर्म पानी और ठंडा पानी मिल रहा होता है। तो इसी कारण से यहां पे जो एरिया डेवलप होता है, ठीक है, वो एरिया जहां पे वार्म ओशियन करंट और कोल्ड ओशियन करंट मिलते हैं ना, वार्म ओशियन करंट और कोल्ड ओशियन करंट की मिलने वाली जगह पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स डेवलप होते हैं। फॉग वाली सिचुएशन डेवलप हो जाती है। वर्ल्ड के जितने भी पार्ट है, जैसे फाल्कलैंड आइलैंड हो गया यहाँ पे, उसके बाद में अगर ऊपर देखोगे तो सी नियर दी जापान, तो जापान के पास का जो पार्ट है ये क्यूरोशिहो और ओयाशिहो, ये दो ओशियनिक करंट्स हैं। ठीक है, ये कोल्ड और वार्म ओशियन करंट है, जब ये मिलते हैं तब यहाँ पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड बनते हैं। एकदम फॉग सा सिचुएशन डेवलप हो जाता है, तो ये फेवरेबल होता है बहुत ज्यादा फिशिंग के लिए। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डू यू नो फैक्ट्स को।
सैलिनिटी के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज 35 पार्ट्स पर 1000 पीपीटी, पार्ट्स पर 1000। हम जैसे बोलते हैं कि यार ओशन वाटर इज सलाइन, ठीक, हमने बोल दिया। ये सलाइन का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर उसमें नमक है, तो यहां तक भी समझ में आ गया। अब वो नमक कितना है वो भी कैलकुलेट किया जाता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में ये देखा जाता है कि 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितने ग्राम नमक है, ठीक है। तो ये वही बताया गया, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो उससे हमें सैलिनिटी पता चलती है। और जो फिगर हम लगाते हैं, जो यूनिट लगाते हैं, वो क्या होती है? पार्ट्स पर 1000, ठीक है। तो जो वर्ल्ड वाइड जो एवरेज निकाला जाता है कि ओशन वाटर कितना सलाइन है, तो हम क्या बोलते हैं? ओशन वाटर इज 35 पार्ट्स पर 1000 सलाइन, ठीक। अब आप बोलोगे तो कम है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में सिर्फ 35 पार्ट्स पर 1000 सॉल्ट होना है, तो कम है, पी सकते हैं। लेकिन उससे पहले समझो, तो ये एवरेज बताया गया है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो कुछ ओशियंस, कुछ इनलैंड सी जो है वो बहुत ज्यादा सलाइन होते हैं, 400 पार्ट्स पर 1000 तक सलाइन होते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम डेड सी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वो डेड सी में भी बहुत ज्यादा सैलिनिटी। तो इस तरह से सैलिनिटी जो है तो वो एवरेज में आपको 35 लग रही है, बट इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे इंडियन ओशन में आप देखोगे तो बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी कम है, ठीक। क्यों? क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअसली फ्रेश वाटर आता रहता है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये सारी रिवर्स डालती रहती है। लेकिन वही सैलिनिटी आप कहीं दूसरे ओशन में देखोगे, जैसे अरेबियन सी में क्या है? सैलिनिटी ज्यादा है बे ऑफ बंगाल से। तो सैलिनिटी वेरी करती रहती है, ठीक है, बदलती रहती है। अगला है सुनामी इज अ जापानीज वर्ड। तो सुनामी एक जापानीज वर्ड है, दैट मींस हार्बर वेव्स, ठीक है। सुनामी को क्या कहा जाता है? हार्बर वेव्स। हार्बर मतलब क्या होता है? जहां पे आप अपने शिप पार्क करने वाले हो, मतलब जो पोर्ट एरिया रहता है, जहां पे बंदरगाह जिसे कहते हैं ना, तो हार्बर वेव्स कहा जाता है किसे? सुनामी को। क्यों? एज दी हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड व्हेनेवर देयर इज सुनामी। तो जब भी सुनामी आती तो सबसे ज्यादा कोस्टल एरिया को ही हिट करने वाली है, वो कोस्टल एरिया पे ही पोर्ट्स होंगे। अब ऐसा थोड़ा है कि हार्बर जो है तो वो हार्बर आपके घर के बाजू में बनाएंगे, शिप तो सिर्फ समुद्र तक ही आ सकती है ना, और जब सुनामी आएगी तो वो सारे के सारे हार्बर्स क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस कारण से सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव। आगे है 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज रीइंफोर्स्ड, ठीक है। और इस दिन यूनाइटेड नेशंस ने मतलब इस डे को अगर क्लासिफाई कर दिया कि हाँ इस दिन हम वर्ल्ड वाटर डे बनाएंगे, तो ऐसे ही नहीं कि बस एक दिन खाली था तो बोल दो वर्ल्ड वाटर डे बनाएंगे, नहीं। उस दिन क्या किया गया है? एम्फेसाइज किया गया है कि दैट वी आर रिक्वायर्ड टू सेव वाटर। पानी हर दिन बचाना है, नहीं तो आप ये सोचो कि रोज तो पानी फेंको, बस 22 मार्च को बचा लेंगे। बाकी उस दिन ये याद दिलाया जाता है क्या कि हाँ हमें पानी बचाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं who are being deprived of the safe drinking water। उनके पास में पानी नहीं है, आपके पास अगर पानी है तो बचाओ। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। तो 22 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे। अच्छा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये क्या है? देखो, डेड सी। डेड सी, इसका नाम डेड क्यों पड़ा है वो भी बताता हूं मैं आपको। तो डेड सी इन इजराइल हैज सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। तो देखो, मैंने आपको बताया एवरेज हमने 35 देखी अभी सैलिनिटी, लेकिन कहीं कहीं बहुत ज्यादा होती है। तो डेड सी इज द 7th मोस्ट सलाइन वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड। डेड सी की अगर सैलिनिटी देखोगे तो कितनी है? 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। पर लीटर ऑफ वाटर में इतनी सैलिनिटी है उसकी। क्लियर? अब स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज्ड सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। आया समझ में? तो जैसे अब ये अंकल को आप देख रहे हो तो ये क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं, उसके ऊपर तैर रहे हैं, पानी के ऊपर डूब नहीं रहे हैं। क्योंकि डूब इसलिए नहीं रहे क्योंकि सॉल्ट का कंटेंट इतना ज्यादा है, ठीक है। वाटर में सॉल्ट का कंटेंट इतना ज्यादा है कि उस पानी जो है बहुत डेंस हो गया है। देखो, सॉल्टी वाटर डेंस होता है, तो डेंसिटी ज्यादा होने के कारण क्या है कि वो आपको डूबने नहीं देगा। तो पीपल फ्लोट ऑन डेड सी। और जैसे क्योंकि लोग तैरते रहते हैं एक डेड की तरह, एक डेड बॉडी की तरह, इस कारण से उस सी का नाम क्या रख दिया गया है? डेड सी रख दिया गया है। इजराइल का है ये, यहाँ पे रेड सी है और रेड सी का भाई डेड सी है, ये यहाँ पे डेड सी है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है? तो वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशियन सरफेस। वेव्स कैसे बनती है? ये ओशियन सरफेस है, और जब विंड्स स्क्रैप करती है कहां पे? ओशियन सरफेस पे। ये तो पता था आपको, ठीक है। द स्ट्रॉन्गर द विंड्स ब्लोज, ठीक है, द बिगर द वेव्स बिकम्स, ठीक है। तो जितनी तेज विंड चलेगी उतनी बड़ी वेव उठेगी, ये आपको पता था। इस वीडियो लेक्चर के साथ में थ्योरी पार्ट पे हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। तालियां।